जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की अपनी जो रोज आपकी टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़ते हैं, प्रश्नों को याद करते हैं, रचनाओं को याद करते हैं, हिंदी साहित्य को याद करते हैं। ठीक है, रोज आपकी सुबह 9:30 बजे क्लास होती है ट्रिकी वीडियो की, तो देखना ना भूलें, हर रोज सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो उनके लिए ट्रिकी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो पूरा वीडियो सिर्फ आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना, ना कुछ याद करना है ना कुछ, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है। 4 विकल्प है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। और यहां पर जरा खेत की तरह भी देख लेना, खेत की तरफ, कि देखो कैसे पीली आंधी आई है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रभा खेतान। दोस्तों, आपने देखा कि पीली आंधी कहां पर आती है, खेतन में आती है, खेतों में आती है ना, क्योंकि जब सरसों फूलता है तो पीला पीला आंधी आ जाती। ठीक है, तो कहां आती पीली आंधी, खेतन में। तो पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन होंगी, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद हुआ बिल्कुल। तो अगला प्रश्न बताना है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अपनी खबर किन्हें नहीं रहती। अपनी खबर जो उग्र हो जाते हैं, जो उग्र हो जाते हैं, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती कि मैं मर रहा हूं कि जी रहा हूं कि क्या हो जाएगा, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती। जो उग्र हो जाते हैं, तो अपनी खबर आत्मकथा किसकी होगी, किसकी होगी, उग्र जी की। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आत्मकथा की बात आई है दोस्तों, तो आत्मकथा आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद की क्या है, सत्य की खोज, सत्य की खोज है ना, बनारसी दास जैन अर्ध कथानक है ना, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अंधा युग के रचनाकार कौन है। अंधा युग, दोस्तों आपको पता है कि धर्म ना हो तो युग भी कैसा हो जाता है, अंधा युग हो जाता है। आपने देखा होगा इतिहास में, धर्म विहीन राज्य अंधा युग रहा, धर्म विहीन राज्य का जो युग रहा वो अंधा युग रहा। धर्म की बहुत ही भूमिका रहती है, इसलिए अंधा युग होगा जिसमें धर्म नहीं होगा। तो अंधा युग के रचनाकार कौन होंगे, धर्मवीर भारती है ना। एक रचना और याद रखना, मुक्ति बोध जी की, मुक्ति बोध जी की कामायनी पुनर्विचार। कौन सी, कामायनी पुनर्विचार इनकी रचना है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की, और कामायनी पुनर्विचार मुक्ति बोध जी की है। ठीक है, अज्ञे जी को भी याद रखना है, अज्ञे जी भी रचनाकार हैं अपने, कितनी नाव में कितनी बार है ना, ये भी याद रखनी है। बहुत सारी रचनाएं हैं, प्रयोगवाद के माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवि हैं अज्ञे जी। अगला बताना, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, काव्य रूप आपको बताना है, और रीति काल आपने पढ़ा है, सिद्ध काव्य धारा है ना, आपने पढ़ा है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है ना, रीति काव्य धारा में ये धाराएं पढ़ी हैं आप लोगों ने। और दोस्तों आपको एक मुक्त धारा भी है रीति काल में, कौन सी है, रीति मुक्त। तो रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया जाएगा, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया, मुक्तक काव्य अपनाया गया, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बूंदी नरेश भावसिंह के दरबारी कवि कौन थे। बूंदी नरेश भावसिंह के दरबारी कवि बताना है। और दोस्तों यहां पर आ रहा है भाव है ना, और यहां पर आ रहा है आपका उत्तर मति। तो आपको पता होगा दोस्तों, भाव हम बोलते ना यार कि मेरे भाव बन रहे हैं कि कुछ अच्छा खाया जाए है ना, भाव और मति आप बोलते यार उसकी कैसी मति हो गई, उसने ऐसा काम कर दिया, बोलते ना। तो मति यानी कि भाव, और भाव यानी कि मति। तो भाव से के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, मति, क्योंकि मति और जो भाव हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतिराम। ठीक है, भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे, मतिराम थे। आ नंबर आपका सही होगा। भिखारी दास के भी रीति काल के हैं, देव कवि भी आपको पता है ना, रीति काल से संबंधित है। पद्माकर आपके भक्ति काल से संबंधित हैं। देव कवि ने
आपने संचारी भाव पढ़े होंगे 33, लेकिन 34वां संचारी भाव किसने माना? देव कवि ने। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला बताना है आनंद अरुणोदय की रचयिता कौन है दोस्तों? आनंद अरुणोदय, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, कुंभन दास या फिर प्रेम घन। और दोस्तों अगर प्रेम के बादल छा जाएं, प्रेम के घन छा जाएं, तो आपको आनंद आता है कि नहीं आता? सभी को आनंद आता है। तो प्रेम के बादल छा गए, बोले प्रेम के घन छा गए, तो आनंद आ रहा है। तो आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? प्रेम घन। प्रेम घन यानी विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते दोस्तों भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी के नाम पर सभी को पता है कि इनके नाम पर आधुनिक काल का प्रथम काल जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर रखा गया। और भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 में। 1850 में हुआ और 1885 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? भारतेंदु जी की। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कुंभन दास तो आपको पता है अष्टछाप के कवि हैं, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है कुंभन दास के, ठीक है। अगला बताना है अछूत की शिकायत के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। दोस्तों एक चीज बताना है आपको, आपने वो फिल्म देखी होगी सूर्यवंशम। सूर्यवंशम देखी ना, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम क्या होता है? हीरा। और हीरा के साथ ऐसा प्रयोग किया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो अछूत हो। कैसा हो? अछूत हो। तो अछूत की शिकायत यानी कि हीरा डोम, हीरा डोम, ठीक है। हीरा डोम आ नंबर आपका याद रख लेना, हीरा डोम, है ना। और लालदास की एक रचना है दोस्तों अवध विलास। अवध विलास कई बार पूछी गई है। लालदास की रचना कौन सी है? अवध विलास है। शिवराज से बेचैन, इनकी एक रचना कई बार पूछी जाती है दोस्तों, चमार की चाय। कौन सी है इनकी रचना? चमार की चाय। किसकी? शिवराज से बेचैन, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी। 2017 की ये रचना, इसका रचना काल है चमार की चाय का, ठीक है। अगला बताना है करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? करुणा कादम्बिनी। तो दोस्तों एक चीज बताना कि अपने संसार में देखा होगा कि सबसे ज्यादा करुणा व्यक्ति कब करता है? कब करता है? जब व्यक्ति चला जाता है। बोले गया, बहुत अच्छा था, गया, है ना, इस दुनिया से। और जब तक जिंदा रहा, जब तक पानी नहीं दिया एक लोटा, और बोले गया, बहुत अच्छा था। तो करुणा बरसा रहे हैं। तो करुणा बरसा रहे किसके लिए? गए के लिए। तो गया करुणा कादम्बिनी के रचनाकार होंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और इनका एक उपनाम भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि त्रिशूल किसका उपनाम है? किसका? त्रिशूल किसका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है त्रिशूल, ठीक है। बात करें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो दोस्तों ये 1903 में सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे? संपादक बने थे। अब देखना बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, इसमें कंफ्यूज रहता है। कैसे? सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे, संस्थापक वो कौन थे? चिंतामणि घोष। कौन थे? चिंतामणि घोष थे, ठीक है। संपादक को बने महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन दूसरे संपादक। प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, ठीक है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ठीक है। संपादक कौन थे? श्याम सुंदर, ठीक है ना, याद रख लेना। लेकिन 1903 में कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कहा जाता है, समन्वय का कवि कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को, ठीक है। और मैत्री शरण गुप्त को तो पता ही है, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, मैत्री शरण गुप्त, ठीक है। भारत भारती, है ना, इनकी रचना है। अगला है साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक हिंदी साहित्य में चलता है 12 का आंकड़ा। 12 लकी नंबर है हिंदी साहित्य का। 12 कैसे लकी नंबर है? यहाँ पर 12 लिखा, आपने देखा कि साकेत में कितने सर्ग? 12, ठीक है। और रामानंद के कितने शिष्य? कितने शिष्य? रामानंद के 12, ठीक है। और वारकरी संप्रदाय जो है, जो आपने देखा होगा, कौन सा? आलवार संप्रदाय में कितने हैं? 12, है ना। आलवार कितने थे? 12 आलवर थे। तो वारकरी नहीं, आलवर, ठीक है। आलवर भी आपको याद रखना है ना। तो ये 12 का चक्कर बहुत भयंकर है दोस्तों। 12 बहुत सारी चीजें आती है। वैसे ही साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और इनके 12वें सर्ग में कभी कभी पूछा जाता है कि किस सर्ग में
लक्ष्मण और उर्मिला का जो है मिलन हुआ है साकेत के, तो 12वें सर्ग में हुआ है। ठीक है, तो 12वें सर्ग में याद रखना है। अगला बताना जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था। आरंभिक उपनाम बताना है दोस्तों। बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, है ना। और जयशंकर जी प्रसाद जो है ये छायावाद के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, आधार स्तंभ माने जाते हैं और प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रवर्तक माना है, किसी ने सुमित्रा नंदन को माना है, किसी ने जयशंकर प्रसाद को माना है, तो सभी को याद रख लेना है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जो आरंभिक उपनाम था वो क्या था, कलाधर। क्या नाम था, कलाधर। अगर आपको कला सीखनी है तो आप कहाँ जाओगे, शंकर जी के पास जाओगे, है ना। कहाँ जाओगे, शंकर जी के पास जाना, भगवान कला सिखा दो हमें। तो कला सीखनी है तो कहाँ जानी, शंकर जी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम था कलाधर। ठीक है, अब दोस्तों मधोप उपनाम एक कई बार पूछा गया है, तो मधोप उपनाम था किसका, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था, मधोप। ठीक है, त्रिशूल किसका था, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम था क्या, त्रिशूल। वैद्यनाथ जो मूल नाम था वो किसका था, नागार्जुन का। किसका था, नागार्जुन का। तो ये उपनाम हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, ठंडा लोहा दोस्तों आपको बताना है, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोहा कितना भी गर्म हो, लोहा कितना भी गर्म हो, जब धर्म के पास आता है तो ठंडा हो जाता है। धर्म के पास आता है तो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा लोहा के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, धर्म के पास आता है तो लोहा ठंडा हो जाता है, तो धर्मवीर भारती, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें महादेवी वर्मा की, छायावाद की श्रेष्ठ कवित्री, आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा। ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनकी एक रचना है यामा। यामा के लिए इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रख लेना। इनकी रचनाएं और भी हैं, रश्मि है, नीरजा है, निहार है, महादेवी वर्मा जी की, इनको आपको याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनने आदिकाल नाम दिया, है ना। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनके ही ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक और श्रेष्ठ रचना पूछी जाती है, अशोक के फूल। अशोक के फूल, ये रचना किसकी है, तो अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखनी है। फिर आपको बताना है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, सिद्ध साहित्य। जी हाँ दोस्तों, ये किसकी है, धर्मवीर भारती की, राहुल सांकृत्यायन की, सरहपा की, या फिर रामचंद्र शुक्ल की। अभी तक आपने पढ़ा है दोस्तों कि सिद्ध काव्य धारा, सिद्ध काव्य धारा पढ़ा, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये पढ़े हैं आपने। लेकिन आज रचना भी पढ़ लो कि सिद्ध साहित्य जो रचना है वो किसकी है, धर्मवीर भारती की, है ना। और आपको पता है कि धर्म में बहुत सिद्धि चलती है। आपने बोला कि मैंने वे मंत्र का जाप किया मुझे सिद्धि हो गई, तो सिद्धि हो गई यानी कि सिद्ध साहित्य, है ना। तो धर्मवीर भारती इस प्रकार से याद रख लेना, इनकी रचना है। और राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि कैसे माना है, सरहपा को माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है दोस्तों मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और मेरी जीवन यात्रा और किसकी है, तो जमुना देवी बजाज की भी आत्मकथा का नाम है। जमुना देवी बजाज की आत्मकथा का क्या नाम है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, सरहपा की बात करें तो हिंदी के प्रथम कवि हैं और इनकी एक रचना है कौन सी, दोहा कोश। इसको भी आपको याद रख लेना, दोहा कोश। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल तो है ही हिंदी साहित्य का इतिहास इनका। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इनका 1929 में प्रकाशन हुआ था, है ना। तो याद रख लेना है। अगला आपको बताना है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। हिंदी शब्दानुशासन दोस्तों एक चीज बताना कि शब्दों का अनुशासन किसको सिखाया जाता है, किसको सिखाया जाता है, जब एक बालक किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसे सिखाया जाता है शब्दों का अनुशासन। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन होंगे, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, याद रख लेना, इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी। और दोस्तों आपको याद रख लेना है, कभी आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंगद पेज की रचनाकार कौन है।
प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपको बताना है। दोस्तों एक चीज बताना, आपने रामायण देखी होगी और आपने देखा होगा अंगद रहते एक अंगद, और अंगद अपना पैज रोप देते हैं लंका में, किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से अंगद ने पैर रोप दिया। तो अंगद पैज ईश्वर की कृपा, यानी कि ईश्वरदास। ठीक है, इनकी रचनाकार हो जाएंगे। नाभादास के बारे में आपको पता है, इनकी रचना है कौन सी? भक्तमाल है। ठीक है, भक्तमाल जीवन व्रत कहलाता है, और भक्तमाल की टीका लिखी किसने? प्रियादास ने। ठीक है, किसने लिखी? प्रियादास ने। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, अग्रदास भक्त नाभादास के गुरु हैं अग्रदास, और दोस्तों अग्रदास की एक रचना है कौन सी? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी किसकी रचना है आपसे पूछा जाएगा, तो ये अग्रदास की है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अपराजिता के रचनाकार कौन है? अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल, दिनकर, तुलसीदास या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको बताना है, आप जिस भी अंचल के हो, आप जिस भी अंचल मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, आप जिस अंचल के हो वहां पराजित होंगे क्या? नहीं होंगे। हर व्यक्ति अपने अपने अंचल में कैसा है? मैं तो अपने अंचल में अपराजित हूं, बोलूं मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो अंचल में क्या है? अपराजित हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल है ना, अपराजिता के रचनाकार होंगे अंचल साहब, है ना। दिनकर के बारे में सभी को पता है, उर्वशी इनका श्रेष्ठ उर्वशी इनकी रचना है। ठीक है, और उर्वशी के लिए इनको क्या मिला है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी एक रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है, वो भी याद रखना है। ठीक है, तुलसीदास कवि का भी नाम है, तुलसीदास निराला जी की रचना भी है। ठीक है, निराला जी की रचना है, ये चीज भी याद रखनी है। तुलसीदास नाटक है एक दोस्तों, तुलसीदास नाटक मधुसूदन जी की है, मधुसूदन का एक नाटक है तुलसीदास नाटक, तो वो भी याद रखनी है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, और अपराजिता के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। अगला बताना, देहाती दुनिया की रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया दोस्तों एक चीज बताना कि देहाती दुनिया में क्या होता है। वो नहीं जानते कि अगर मगर क्या कुछ, वो जानते हैं कि मैं शिव की पूजन करता हूं और शिव ही मेरी सहाय करेंगे। क्या करेंगे? शिव ही सहाय करेंगे। कहां पर? देहाती दुनिया में। तो देहाती दुनिया किसकी होगी? शिव पूजन सहाय, क्योंकि शिव की पूजन ही सहाय है देहाती दुनिया में। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रख लेना। बात गोकुल दास की बात करें तो दोस्तों आपको कई बार बताया है, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये जीवन व्रत हैं गोकुल दास के, इनको भी याद रखना है। हालाते कन्हैया की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 17, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अमीर खुसरो। हालाते कन्हैया दोस्तों एक चीज बताना कि आपको पता है लॉकडाउन में हालात भी बिगड़ गए, किसके? अमीरों के भी, अच्छे अमीरों के हालात बिगड़ गए। तो हालाते कन्हैया किसकी है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो याद रख लेना। ठीक है, विद्यापति को सभी जानते हैं, इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है। ठीक है, अभिनय जयदेव भी, और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल। ठीक है, किसे? विद्यापति को। और पदलता पताका इनकी रचना है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये किसकी है? विद्यापति जी की है। ठीक है, और जायसी का पद्मावत तो आपको पता ही है। मंगलसूत्र की रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेमचंद की जब मैं आपको रचना याद करवाऊंगा ट्रिक से, तो प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र क्या रह गया? अधूरा रह गया। प्रेमचंद जी का जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये क्या रह गया? अधूरा रह गया, और ये मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद जी का है। ठीक है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें दोस्तों तो इनकी एक रचना है संपत्ति शास्त्र। क्या है? संपत्ति शास्त्र, बहुत ही श्रेष्ठ है, कई बार पूछा गया संपत्ति शास्त्र, है ना। और याद रख लेना, कुशल लाभ की तो आपको पता ही है ना, कुशल लाभ, ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ, कल्लोल कभी कभी ऐसे आता है। ठीक है, अगला बताना है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। अब जयशंकर प्रसाद की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि इनका एक कामायनी नाम का महाकाव्य है, कामायनी नाम का। ठीक है, जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने बहुत नाटक लिखे हैं इन्होंने। सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है। प्रायश्चित इनका नाटक है।
कामना इनका नाटक है, कल्याणी परिणय है, राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। कभी आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक इसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी की है, तो इनको आपको याद रखना है। अगला आपको बताना है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कहाँ जाते हैं, शंकर जी की पूजन करने जाते हैं सज्जन पुरुष, है ना, याद रख लेना। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है दोस्तों, तो जल्दी से बताएं, मैं आपको बता दूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, और ये क्या है, आत्मकथा है, बहुत ही बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछी गई आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखें। तो जल्दी से आपको बताना है जगद्दुनित की रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जगद्दुनित की रचनाकार बताना है, और यहां पर दोस्तों क्या आ रहा है, जगत, क्या आ रहा है, जगत, और जगत में हमें अगर घूमना है तो अपने पदम से घूमना है, पदम यानी कि पैर से घूमना है, काय से घूमना है, पैर से घूमना है, क्या, जगत, तो जगद्दुनित के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, पदम से घूमना है तो पद्माकर, ठीक है, और दोस्तों पद्माकर का संबंध कहां से है, सागर से, ठीक है, सागर से है, और सागर में पद्माकर उत्सव भी मनाया जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और भूषण की बात करें दोस्तों, तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, क्या नाम था, घनश्याम, है ना, इन्हें उपाधि दी गई थी भूषण की, तो ये चीज भी याद रखना। रीतिकाल में एकमात्र वीर रस के कवि हैं भूषण जी, है ना, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, बिल्कुल आसान है, आपको बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आ रहा है कवि कुल, और दोस्तों आपको पता है कि अपने अपने कुल की चिंता सभी को रहती है, आपका भी कुल होगा, आपके कुल की चिंता आपको है कि नहीं है ना, तो कुल की चिंता सभी को रहती है, इसलिए कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे, चिंतामणि, चिंतामणि, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपने दोस्तों मतीराम के बारे में कल पढ़ा था कि जो मतीराम है ये भाव सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, भाव सिंह के, तो मती और भाव, है ना, तो ऐसा याद करना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, रीति संप्रदाय आपने पढ़ा है ना, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, ये सभी आपने पढ़े हैं। अब एक चीज बताना दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बामन लोग होते, बामन यानी पंडित लोग, है ना, वो क्या करते हैं, रीति रीति से पूजन करवाते हैं, कौन, बामन लोग, पंडित को बामन बोला जाता है ना, और बामन लोग रीति रीति से पूजन करवाते हैं भगवान का, ठीक है, तो रीति रीति से करवाते हैं, तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक होंगे कौन करवाते हैं, बामन करवाते हैं, तो बामन, है ना, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बामन, याद रख लेना है आपको, ठीक है। और भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। अब दोस्तों एक चीज बताना कि श्रृंगार अपने भारत में ही किया जाता है कि पूरे विश्व में किया जाता है, जल्दी बताओ, कि भारत अकेले के लोग कर लेते हैं श्रृंगार, तो दोस्तों श्रृंगार तो पूरे विश्व के लोग करते हैं, तो रीति काल को श्रृंगार काल कौन कहेगा, कौन कहेगा, श्रृंगार पूरे विश्व के लोग करते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद, कौन कहेगा, विश्वनाथ प्रसाद, है ना, और अलंकार काल कौन कहेगा, अलंकृत काल, तो कहेगा कौन, मिश्र बंधु, यानी कि मिश्र बंधु अलंकृत काल, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों भाव विलास के रचनाकार कौन है, 4 विकल्प हैं, 4 में से अपना चयन करके आपको बताना है। और हम बोलते ना आजकल, बोले आजकल तो आप भाव भी नहीं दे रहे, है ना, भाव नहीं दे रहे, है ना, या फिर भाव देव, अपन बोलते कोई भी आप सामान लेने जाते भाव देव यार क्या है, तो भाव विलास के रचनाकार कौन होंगे, देव कवि, ठीक है, कौन होंगे, देव कवि, तो भाव देव, ठीक है। और दोस्तों देव कवि के बारे में आप जानते हैं कि जो देव कवि हैं इन्होंने 34वां छल नामक संचारी भाव माना है, ये चीज तो आपको पता है।
घनानंद की बात करें तो इनकी प्रेमिका के बारे में तो आप जानते ही, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान, है ना। तो इनकी जितनी भी रचना है सुजान सुजान करके आती हैं, तो वो भी याद रख लेना। बिहारी सतसई तो आपको पता ही है, बिहारी सतसई, है ना, बिहारी जी की श्रेष्ठ रचना है, ये तो पता ही है, ठीक है, तो इनको याद रख लेंगे। और पद्माकर की जगत विनोद हमने पढ़ ली, जो आपसे पूछी जाती है। अगला बताना, आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है दोस्तों। अब एक चीज बताना दोस्तों, ये पूछी जाती है माधवानल कामकंदला किसकी रचना है, तो दो कवियों की, एक गणपति की है और आलम की भी है, ठीक है, तो याद रख लेना है। और दोस्तों आपको बताना इसकी भाषा क्या है, तो भाषा इसकी क्या है दोस्तों, आपको पता है कि आपका आलम क्या है। हम बोल रहे आपका आलम क्या है यार, बोले हाँ इस अवधि में तो आलम सही है, या अगली अवधि में आलम सही हो जाएगा। अभी आलम सही नहीं, अगली अवधि में आलम सही हो जाएगा, है ना। तो आलम अगली अवधि में सही होगा, तो आलमकृत जो माधवानल कामकंदला है इसकी भाषा क्या होगी, अवधि। अवधि यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। खड़ी बोली की बात करें दोस्तों, तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। ब्रज ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है ना करनी है। और आपको पता है दोस्तों कि जो राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी ये काय से निकली थी, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। और अवधि काय की है, पूर्वी हिंदी की, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपको बताना, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, प्रेमघन की, भारतेंदु की, राधा कृष्ण की या प्रताप नारायण मिश्र। एक चीज बताना, जैसे घर रहे वैसे विदेश रहे, मतलब व्यक्ति का प्रताप जैसा घर में है वैसा ही विदेश में है, क्या, प्रताप। तो जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, है ना, चाहे घर में हो तो प्रताप वही होगा, विदेश में हो तो भी प्रताप वही होगा। तो प्रताप नारायण मिश्र, ये इनकी पंक्ति है, याद रख लेना, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों आपको, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है ना। और आपको पता है क्रांतिकारी कवि भी इन्हें कहा जाता है ना। और छंद मुक्त रचना इनकी एक जूही की कली है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विरोध हुआ तो वो इन्हीं का हुआ है। और महाप्राण कहा जाता है किसे, निराला को। अब दोस्तों एक बताना, प्राण प्राण हो तो ठीक है, बात मान ले प्राण, लेकिन महाप्राण तो कोई निराला व्यक्ति ही होगा जिसे महाप्राण कहा जाएगा, कि सामान्य ऐसे ही व्यक्ति को कह दिया जाएगा, नहीं, कोई निराला व्यक्ति है और वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के आधार स्तंभ, ठीक है। जूही की कली इनकी प्रथम छंद मुक्त रचना मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था जूही की कली को। और दोस्तों बाद में ये रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि निराला जी की प्रसिद्धि का कारण बनी जूही की कली, ठीक है, याद रख लेना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र आपको याद रख लेना। 1903 में ये सरस्वती के संपादक बने, 1920 तक ये रहे, ठीक है। द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा, ये चीज भी आपको याद रखना। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करें तो इनका जो उपनाम है वो क्या है, त्रिशूल। त्रिशूल इनका उपनाम है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और मैथिली शरण गुप्त तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना। भारत भारती इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है और दोस्तों इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगला बताना, कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है, कोर्ट मार्शल। अब एक चीज बताना दोस्तों कि अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो आप यहीं देश के कोर्ट में जाओगे कि विदेश जाओगे, स्वदेश जाओगे कि विदेश जाओगे, कोर्ट में आपका मामला यहीं चलेगा ना, स्वदेश के कोर्ट में। तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, है ना, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, क्योंकि हमें स्वदेश के कोर्ट में जाना है, विदेश के कोर्ट में नहीं जाना। यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक रचना पूछी जाती है जो दोस्तों विजय तेंदुलकर जी की, कौन सी, सखाराम बाइंडर। मैंने आपको याद करवाई थी, कैसे याद करवाई थी, कैसे याद करवाई थी कि जो विजय तेंदुलकर से हमें याद आ जाता सचिन तेंदुलकर, है ना। और सचिन तेंदुलकर जब टीम में खेलते थे तो सभी से सखा भाव, सखा जैसा प्रेम करते थे, है ना, सखा जैसे रहते थे। तो सखा भाइंडर
विजय तेंदुलकर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कोर्ट मार्शल तो याद हो गई आपको, स्वदेश दीपक। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? बकरियां रहती ना जो अपने गांव में आपने देखी बकरियां, है ना, तो बकरी नाटक के कौन है? 4 विकल्प हैं दोस्तों, और कितनी बकरी हैं पूरे देश में, इसका आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब इनका सर्वे होगा। क्या होगा? सर्वे होगा। तो बकरी का सर्वे करवाना है, तो बकरी नाटक के रचयिता कौन होंगे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आधे अधूरे रचना जो है वो किसकी है? मोहन राकेश की है, आधे अधूरे, है ना। हबीब तनवीर की कौन सी है? चरणदास चोर। चरणदास चोर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, चरणदास चोर, ये याद रख लेना है। और बकरी नाटक किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, छल क्षण बोले कण मुस्काए, ये इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, महादेवी वर्मा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फिर नामवार से हैं। तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अगर आपको कन्हैया जी के दर्शन हो जाएं या फिर आपके आंगन में कन्हैया जी आ जाएं, कन्हैया जी, तो क्षण बोले कण मुस्काए, है ना। कण कण क्या करने लगेगा? मुस्काने लगेगा। अगर कन्हैया जी आ जाएं तो कण कण मुस्काने लगेगा। तो क्षण बोले कण मुस्काएं, क्योंकि कन्हैया आ गए तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है क्षण बोले कण मुस्काए। ठीक है, बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। मैंने आपको कई बार बताया है, महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए एकमात्र ऐसी कवित्री थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। तो याद रख लेना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में ऐसी कौन सी एकमात्र कवित्री हैं जिन्हें किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो महादेवी वर्मा ही है। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है दोस्तों। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व बताना है। 4 विकल्प हैं और 4 में से उत्तर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक चीज बताना कि हमारे देश में कितने पर्व हैं, गिन के बताओ। तो दोस्तों आपने कहा सर देश की बात है, तो हमारे देश में हम नहीं गिन पाएंगे कितने पर्व हैं, वो तो हजारों पर्व हैं। कितने पर्व हैं? हजारों पर्व हैं। तो आलोक पर्व के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? हजारों पर्व हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, याद रख लेना है। श्रेष्ठ साहित्यकार हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इन्होंने आदिकाल कहा, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, और दोस्तों एक इनकी रचना पूछी जाती है, मैंने आपको याद करवाई थी, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल इन्हीं की रचना है, द्विवेदी जी की, है ना। और आलोक पर्व भी है। इनका हजारी नाम है, मतलब 1000 से आपको याद रख लेना है। ठीक है, 1000 से इनकी बहुत सारी रचनाएं याद हो जाती हैं, जैसे आलोक पर्व हमारे देश में 1000 हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल, भाई अशोक का फूल है तो अशोक में एक फूल तो फूलेगा नहीं, हजारों फूल फूलेंगे, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रखते हैं, है ना। अगला आपको बताना है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बताना है ना। विभिन्न प्रकार की काव्य विधाएं होती हैं दोस्तों, कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, कविता विधा है, कुछ मुख्य विधाएं होती हैं, कुछ गौण विधा होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विधा है वो कौन सी है। तो याद रखना वो कौन सी विधा है? कहानी विधा। कौन सी है? कहानी। आप किसी को भी कहानी सुनाओ वो मंत्र मुग्ध हो जाता है ना। तो हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध जो विधा मानी जाती है वो कहानी विधा मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कल हमने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन, निर्मला, है ना, गोदान, इस सारी की सारी इनकी रचना है। और इनका एक जो रचना है, एक कौन सा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है, अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का। और दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? क्या था? प्रेमचंद जी ने कहा कि धन का मुझे क्या करना है, धन का
मुझे क्या करना है, मुझे तो प्रेम मिलता रहे। तो धनपत राय इनका नाम था। क्या नाम था? इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, है ना। और जब इनकी सोजे वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त हो गई तो फिर दोस्तों एक किस नाम से लिखने लगे थे? नवाब राय नाम से, है ना, नवाब राय। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, नवाब राय, है ना। नवाब राय नाम से ये लिखते थे, लेकिन जब इनकी वो सोजे वतन जब्त हो गई थी तो ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे ना। दया प्रकाश नारायण द्वारा ये नाम दिया गया था प्रेमचंद, ऐसा है, ठीक है। तो याद रखना है। अगला बताना है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं तो कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार बताना है तो एक चीज बताना दोस्तों कि आपने देखा होगा, कहा क्या देखा होगा, इस संसार के बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जोश में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जोश में आ जाते हैं। बोले ये जिस संसार के जितने लोग जोश में आते हैं उनका मनोविश्लेषण करो, क्यों आते हैं ये जोश में, क्यों आते हैं ये जोश में, इनका मनोविश्लेषण करो। तो ईला चंद्र जोशी, ईला चंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, कहानीकार माने जाते हैं। यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपने कल पढ़ा था अपनी खबर, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? तो अपनी खबर किन्हें नहीं रहती? उग्र लोगों के लिए नहीं रहती, उग्र, है ना। तो उग्र, तो पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी खबर। ये अपन ने कल पढ़ा था, तो इसको भी अपन याद रख लेंगे। अगला बताना दोस्तों पीली छतरी वाली लड़की, ये आपको बतानी है। तो कल अपन ने पढ़ा था पीली आंधी, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? पीली आंधी। और पीली आंधी कहां पर आती है? खेतन में आती है, खेतन में, है ना। खेतन में तो प्रभा खेतान, प्रभा खेतान की पीली आंधी पढ़ ली थी। अब पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार बताना है। अब एक चीज बताना दोस्तों कि पीली छतरी वाली लड़की, और जब दोस्तों सूर्य का उदय होता है, सूर्य का क्या होता है? उदय होता है, तो आपको नहीं लगता है ऐसा कि जैसे पीला पीला दिख रहा हो, है ना, जैसे पीली एक छतरी निकल रही हो, पीली पीली छतरी निकल रही हो, है ना। तो पीली छतरी वाली लड़की का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। तो उदय प्रकाश, ठीक है, उदय प्रकाश याद रख लेना, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की, इसके रचनाकार है उदय प्रकाश, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों शमशेर बहादुर को। कैसे? शमशेर बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि, है ना, याद रख लेना। और कैन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, केदारनाथ अग्रवाल को, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला बताना शैतान मंडली की रचनाकार कौन है? शैतान मंडली। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो शैतान मंडली रहती है, अगर इनको रोका जाए तो ये बेचैन रहते हैं शैतानी करने के लिए, बहुत बेचैन रहती हैं। शैतान मंडली शैतानी करने के लिए क्या रहती है? बेचैन रहती है। तो शैतान मंडली की रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? बेचैन शर्मा उग्र, है ना। कौन होंगे? बेचैन रहती है तो बेचैन शर्मा उग्र। शैतान मंडली शैतानी करने के लिए क्या रहती है? बेचैन रहती है, तो बेचैन शर्मा उग्र इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। एक तांबे के कीड़े करके रचना है दोस्तों, तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े, है ना। ये किसकी है? भुवनेश्वर कुमार की है। ये भी आपको याद रख लेना है। तांबे के कीड़ों से क्या बनाना है? भवन बनाना है, भवन, तो भुवनेश्वर, है ना। और इनकी रचना तो आपको पता ही है, तमस, ठीक है। भीष्म साहनी की एक रचना है तमस, जो हमेशा पूछी जाती है, इनको भी याद रखनी है। अगला बताना दोस्तों नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो 4 विकल्प हैं। और नदी के द्वीप आपने कई बार पढ़ी है कि नदी में कितने द्वीप हैं? अग्गे, अग्गे, है ना। तो नदी के द्वीप अग्गे, ठीक है, याद रखना। पंत को तो आपको पता है दोस्तों, इन्होंने प्रगतिवाद को क्या कहा? युग की वाणी कहा, प्रगतिवाद। इनकी एक रचना है युग वाणी, किसकी? पंत जी की। और इन्होंने प्रगतिवाद को कहा था युग की वाणी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा, तो युगवाणी कहा पंत जी ने, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चेतेरे कवि कहे जाते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और भारतेंदु जी के बारे में तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? भारतेंदु जी के। इनके नाम पर जो प्रथम युग का नाम पड़ा आधुनिक काल के, वो क्या पड़ा,
है ना, भारतेंदु। अमृतलाल नागर की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, खंजन नयन। खंजन नयन कई बार पूछी जाती है, अमृतलाल नागर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? भगवान दास की है, रामचंद्र शुक्ल की है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, या फिर वृंदावन लाल वर्मा की है? प्लेग की चुड़ैल। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताना कि अगर किसी को चुड़ैल, अपन बोलते ना कि यार उसको चुड़ैल लग गई थी, बोल देते हैं, अगर किसी को चुड़ैल लग जाए तो कहाँ पहुंच जाना? भगवान के पास पहुंच जाना, सारी की सारी चुड़ैल उतर जाएंगी, है ना। अपन बोलते ना यार भगवान के पास ले चलो, भूत उतर जाएंगे इसके, तो सारी की सारी चुड़ैल उतर जाएंगी। कहाँ ले जाना है? भगवान के पास। तो भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग याद रख लेना, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किसे? किसे कहा जाता है हिंदी का पाणिनि? किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, याद रख लेना है, हिंदी का पाणिनि इन्हें कहा जाता है, किशोरी लाल गोस्वामी को। और वृंदावन लाल वर्मा की एक रचना है दोस्तों, मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी याद रखना है। ठीक है, इनकी रचना मृगनयनी है और ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन बताना है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? दोस्तों आपको पता है कि हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? उदंत मार्तंड था। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1826 में। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। ठीक है, और ये कैसा था? तो ये साप्ताहिक था, याद रख लेना, ये साप्ताहिक था, ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तो आप बताना उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो आप बताना उदंत मार्तंड। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर थे। ठीक है, क्योंकि किशोर लोग क्या करते हैं? उदंत करते हैं, उदंड, है ना, उदंड होते हैं। किशोर लोग कैसे होते हैं? उदंड। तो उदंत मार्तंड के जो संपादक थे वो कौन थे? जुगल किशोर। ये चीज 1826 में आपकी एक क्या निकली? उदंत मार्तंड निकला। फिर दोस्तों एक पत्रिका निकली थी, कौन सी? बंगदूत। आपको पता होगा बंगदूत। कहाँ से बंगदूत निकली थी? कब निकली थी ये? 1829 में निकली थी बंगदूत। फिर हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। ठीक है, कब निकला ये? 1854 में। 1854 में, है ना, याद रख लेना। और 1855 में दोस्तों एक निकला था प्रजा हितैषी। कौन सा निकला था? प्रजा हितैषी। ठीक है, ये किसका था? 1855 में इसके संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सेन, है ना। श्याम सुंदर सेन ने कौन सा निकाला? इनका निकाला समाचार सुधावर्षण, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र 1854 में। ठीक है, बंगदूत पत्रिका राजाराम मोहन राय ने 1829 में, जुगल किशोर ने 1826 में जो है उदंत मार्तंड ये संपादक बने, है ना, और इस साप्ताहिक था। प्रश्न है कि तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी है? 4 विकल्प हैं तुलसीदास जी को, आप जानते हैं दोस्तों, राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास, जिनके गुरु का नाम था नरहरिदास। ठीक है, आपको पता है। और तुलसीदास की जो प्रमाणिक कृतियां मानी जाती हैं वो कितनी कृतियां मानी जाती हैं? 12। ठीक है, 12 मानी जाती हैं। उन सभी में से जो सबसे प्रसिद्ध और मधुरतम अभिव्यक्ति है वो कौन सी है? यहाँ पर बताना है। आपने वो पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुबीर। दोस्तों आपको पता होगा, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, गीतावली। सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति क्या हो? अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों? इन्हें गीत गाए हैं, किसके? श्री राम की भक्ति के गीत गाए हैं। तो सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी होगी? गीत, मतलब गीतावली। ठीक है, याद रख लेना। इनकी रामचरितमानस रचना बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई रामचरितमानस की। और ये महाकाव्य है। किस भाषा का महाकाव्य है? तो अवधी भाषा का महाकाव्य है। ठीक है, विनय पत्रिका की बात करें और कवितावली की बात करें तो ये रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में लिखित हैं। कौन सी भाषा में लिखित हैं? ब्रज भाषा। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शिवराज भूषण की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे और ट्रिक भी, फनी ट्रिक बताई जाएगी आपको। दोस्तों जब तक मैं आपको बता दूं कि जो शिवराज भूषण ग्रंथ है इसमें
अलंकारों की जो संख्या बताई गई है वो 105 अलंकारों की संख्या बताई गई है। याद रख लेना, कितने अलंकार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए किस रचना में 105 अलंकारों की चर्चा हुई है, या 105 अलंकारों की चर्चा किस रचना में हुई है, तो आपका उत्तर होगा शिवराज भूषण में। ठीक है, और शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है भूषण लगा है तो भूषण, है ना, याद रखना। और दोस्तों काव्य निर्णय, काव्य निर्णय एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भिखारी दास की। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और हमने याद की थी एक रचना जगत विनोद, जगत विनोद रचना किसकी है, पद्माकर जी की है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपको होता है रीतिरात्मा काव्यस्य, आपसे काव्य की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं दोस्तों। अब रीतिरात्मा काव्यस्य कह दिया कि परिभाषा किसकी है, तो आप क्या कहेंगे किसकी है, 2 सेकंड में जल्दी बताएं। बामन, कुंतक, दंडी या भामा है। मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कि रीति संप्रदाय और रीति काल, रीति काल अलग, रीति संप्रदाय अलग। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रीति से पूजन करवाते हैं कौन, बामन लोग, पंडित लोग, जिन्हें पंडित बोलते हैं ना, वो बामन लोग रीति से करवाते हैं पूजन भगवान की। तो रीति संप्रदाय के कौन होंगे, बामन, है ना, बामन यानी कि 1 नंबर। अब जब रीति संप्रदाय के बामन है तो रीतिरात्मा काव्यस्य भी कौन कहेगा, कौन कहेगा, बामन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप बोलते हो कि सर आप जो वक्रते हो वो हमारे कान तक पहुंचता है, जो आप वक्रते हो वो हमारे कान तक पहुंचता है, तो कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय के। ठीक है, अब आप कहोगे दोस्तों अलंकार संप्रदाय के कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के भामा है। और आप बताते हो दोस्तों कि वो विभिन्न प्रकार के अलंकार करता है, सोने की चैन पहनता है, बड़े बड़े जेवर पहनता है, वो तो क्या है, भामाशाह है, भामाशाह। तो अलंकार संप्रदाय, अलंकार कौन करता है, भामाशाह है, बहुत अलंकार करते हैं, तो भामा है अलंकार संप्रदाय के। ठीक है, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है दोस्तों, काव्य का प्राण मान लिया। प्राण ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण, बोले प्राण निकल गए प्राण। तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो हैं वो कौन है। अब एक चीज बताना दोस्तों कि सबसे ज्यादा आप अलंकार करते हो तो काय का करते हो, केसों का करते हो, काय को करते हो, केसों का। विभिन्न प्रकार की डाई डालोगे, विभिन्न प्रकार की मेहंदी डालोगे। आजकल देखा है आपने कि इतने आगे के बस बाल लाल कर दिए इतने, तो आप सबसे ज्यादा क्या करते हो, मेहंदी, शैम्पू, क्या क्या डालते हो, विभिन्न प्रकार के अलंकार करते हो सब, काय का, केसों का, केसों का, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जिस प्रकार व्यक्ति की शोभा आभूषणों से बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। ठीक है, तो अलंकार वैसे ही हम आभूषण और अलंकार, तो इसी प्रकार से आप ले लें कि केस का हम क्या करते हैं, अलंकार करते हैं, यानी कि केशवदास अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले हैं दोस्तों केशवदास। बात करें मतीराम की, तो मतीराम की एक रचना है ललित ललाम, ललित ललाम, और इस चीज को बोला जाता है दोस्तों लिलार। क्या बोला जाता है, लिलार। तो लिलार या ललाम, मतीराम। और यहाँ हमारी क्या रहती, मती, बोले मती कहाँ गई थी, बोले ललाम, है ना, मती कैसी हो गई, ललाम हो गई थी। तो मतीराम की ललित ललाम रचना याद रख लेना। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगली देख लेते हैं, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है। रीतिकालीन दोस्तों, रीतिकाल आपने पढ़ा होगा, है ना, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है, अब रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि कौन है, तो आपने रीतिकाल पढ़ा होगा। और रीतिकाल में एक ही कवि आपको दिखता है जो वीर रसपूर्ण रचनाएं करता है, वो कवि कौन है, भूषण, जिनका वास्तविक नाम क्या है, घनश्याम। घनश्याम को भूषण की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी एक रचना है कवि कुल कल्पतरु। मैंने आपको समझाया था, याद करवाया था कि कुल की चिंता सभी लोगों को रहती है, कुल की चिंता। तो कवि कुल कल्पतरु ये रचना किसकी है, चिंतामणि की है। बिहारी जी की तो बिहारी सत्सई है ना। घनानंद की सुजान शतक, इस प्रकार से रचनाएं हैं। घनानंद जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों, है ना। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। कृपाराम, घनानंद, देवकवि या फिर भूषण। तो हित तरंगिणी के रचनाकार बताना है
और दोस्तों एक चीज बताना, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन तो करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कृपा राम की हो जाए तो क्या होगा आपका, अहित होगा कि हित होगा? जल्दी से उत्तर बताओ। अगर आपके ऊपर कृपा राम की हो जाए तो अहित होगा कि हित होगा? हित होगा। तो हित तरंगणी जो रचना होगी वो किसकी होगी? कृपा राम की, क्योंकि कृपा राम की हो गई तो हित ही होगा साहब। तो हित तरंगणी कृपा राम, ठीक है, याद रख लेना। अगला बताना दोस्तों, इश्क लता की रचनाकार कौन है? घनानंद, आलम, बोधा या फिर चिंतामणि? तो याद कर लेना दोस्तों, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इश्क की लताएं फैला रहे थे कौन? घनानंद, है ना। घनानंद क्या फैला रहे थे? इश्क की लताएं फैला रहे थे। तो इश्क लता रचना किसकी हो जाएगी? घनानंद की, है ना। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। बहुत प्रेम करते थे और सुजान ने इनको क्या कर दिया था? इनको इग्नोर कर दिया था और ये जब वहां से निकाले गए, है ना, फिर बाद में कहीं और मठ में चले गए थे घनानंद जी, आपको पता होगा। फिर इश्क लता के रचनाकार आपको याद रखना है घनानंद है, ठीक है, याद रखना है। और आलम की जो माधवानल काम कंदला है ये कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई, है ना। ये चीज भी हमने आपको बताया था और, है ना, याद रख लेना इसको। अगला है दोस्तों अंगद दर्पण। अंगद दर्पण की रचनाकार कौन है? सॉरी, अंग दर्पण, अंगद नहीं, अंग दर्पण। रसलीन है, सेनापति है, मतीराम या फिर कृपाराम है? तो एक चीज बताना दोस्तों, आजकल के जो किशोर होते ना, किशोर किशोरियां होती हैं, वो दर्पण में अपने अंग देख देख के बड़ा रस लेते हैं, मैं कितना सुंदर हूं। दिन में कम से कम 10 से 15 बार तो दर्पण देखते हैं, है ना। तो अंग दर्पण में देख देख क्या लेते हैं? रस लेते हैं। तो अंग दर्पण की रचनाकार रसलीन, अंग दर्पण की रचनाकार रसलीन। इस प्रकार से याद करना कि अंग दर्पण में देख करके रस लेते हैं तो रसलीन, है ना, याद करेंगे। और दोस्तों एक रचना है सेनापति जी की, कौन सी है? जल्दी से आपको बताना है। काव्य रत्नाकर ऐसे करके है सेनापति की, बहुत बढ़िया रचना है ना, वो आप याद रख लेना और बता देना कमेंट में कौन सी है, मुझे याद नहीं आ रही। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक जो टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई दोस्तों? सर्वाधिक टीकाएं अगर आज किसी रचना की लिखी गई, किसी ग्रंथ की लिखी गई, तो वो लिखी गई रामचरितमानस की। उसके बाद किसी की लिखी गई तो किसकी लिखी गई? बिहारी सतसई की, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, ठीक है। बीजक तो आपको पता ही है, कबीरदास जी की है ना। पद्मावत इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है ना। सूरसागर आपको पता है सूरदास जी की है ना। तो ये सारी रचनाएं आपको याद भी करनी है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है बहुत रस ले रहे थे घनानंद सुजान का, है ना, आनंद ले रहे थे, बहुत दरबार में संगीत हो रहा है उसका रस ले रहे थे, और घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति कह दिया साहब। किसने कह दिया? कौन है ऐसे जो कहेंगे? तो वो कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल जी कहेंगे इन्हें, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? अब मैं आपको जन्म भी याद करवाऊंगा दोस्तों। आप जन्म और जीवन परिचय जैसे याद करते हो, अब देखना कैसे याद होता है आपको। 4 विकल्प हैं, 4 में से आप चयन करके 2 सेकंड में उत्तर बताएंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो चित्र में है वो क्या कर रहा है? शंकर जी का शीश नवा रहा है, शीश नवा रहा है। तो नवा रहा है तो किसका शीश नवा रहा है? शंकर जी का शीश नवा रहा है। तो नवा रहा है तो नवासी, नवा रहा है तो नवासी किसका? शंकर जी का। 1889 नवा रहा है। बोले अब कभी नहीं बोलोगे आप, है ना। जयशंकर की बात आ रही, बोले शंकर जी का शीश नवा रहा है ना, शीश नवाते हैं तो नवासी, ठीक है, नवाते हैं तो नवासी, है ना, याद रख लेना। और आप भी शीश नवा लेना इस प्रकार से शंकर जी का। तो आ नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना, मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों? ये मुकुट रखा है, मुकुट, और ये मुकुट कितने का है पता है? कितने का है? 95 का है। कितने का है आपको पता है दोस्तों? छायावाद के प्रवर्तक ये भी माने जाते हैं
पंत को नंद दुलारी वाजपेयी ने माना छायावाद का प्रवर्तक, है ना। जयशंकर प्रसाद को ईलाचंद्र जोशी ने माना छायावाद का प्रवर्तक। और मुकुटधर पांडे की जन्म की बात आती है तो ये मुकुट है, और मुकुट कितने रुपए का है? 95 रुपए का, 95 रुपए का है। तो मुकुटधर पांडे का जो जन्म होगा वो कब होगा? 1895 से 1984, ये इनका जन्म है। मैं आपको पूरे जन्म याद करवा दूंगा, जन्म काल, है ना। तो आपने जयशंकर प्रसाद की, शंकर जी के सामने हम शीश नवाते हैं तो 89, और मुकुट कितने का है? 95 का। तो 1895 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब आपको अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और यशोधरा जो कि खंड काव्य है ना, खंड काव्यात्मक महाकाव्य कृति है यशोधरा, और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, है ना। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो याद रख लेना, ये पंक्ति हमेशा पूछी जाती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और है ना, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की, है ना। साकेत भी इनकी रचना है, साकेत, जिसमें 12 सर्ग हैं दोस्तों। भारत भारती इनकी रचना है, प्रसिद्ध है। ठीक है। गुप्त जी के बारे में आपको याद रख लेना है, बहुत ही प्रसिद्ध है ना। और राम नरेश त्रिपाठी की मानसी एक रचना पूछी जाती है, मानसी रचना किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताना तो आपके लिए, इनका परिचय बताना कोई बड़ी बात नहीं, सभी जानते हैं ना। और प्रसाद जी, तो प्रसाद जी हैं, है ना, याद रख लेना। अगला बताना दोस्तों, मिट्टी के बारात की रचनाकार कौन है? अब आपको 4 विकल्प हैं चित्र में, यहाँ पर देखो भूतूत दिए हैं। अब डर नहीं जाना आप लोग, बोले सर ये क्या लेके आ गए भूतूत? भूतूत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी की बारात की रचनाकार कौन है। तो कौन है दोस्तों? आपको पता है कि जब शिव जी की बारात निकली तो बहुत सारे क्या आए थे कि शिव भोले आगे पीछे नाचे भूत नाच रहे थे। कैसे नाच रहे थे? मिट्टी इट्टी के लपेड़ के नाच रहे थे। बोले ये क्या, मिट्टी की बारात आ गई? ये लोगों ने देखा और बोला मिट्टी की बारात आ गई। बोले नहीं ये तो शिव जी की बारात। अरे के पीछे देखो जरा, तो सब मिट्टी इट्टी भभूत लगाए थे। तो मिट्टी की बारात शिव मंगल से सुमन, क्योंकि शिव जी की बारात में सब मिट्टी इट्टी लगा के, यानी कि भभूत लगा के गए थे। कौन? ये भूतूत, है ना, बहुत सारे। तो याद रख लेना है दोस्तों, शिव मंगल से सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। अब आप कभी नहीं बोलोगे, चित्र में थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, है ना। और अगला बताना है आपको, राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है? 4 विकल्प है, तार सप्तक के कवियों को, स्वच्छंदतावादी कवियों को, छायावादी कवियों को, या हालावादी कवियों को। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, है ना। आपको पता है कि राहों का अन्वेषी यानी कि जो राहों का अन्वेषी बन गया है वो क्या करेगा? अब आपको तार देगा। बोले आप हमारे राहों के अन्वेषी बन जाओ। अगर कोई आपके राहों का अन्वेषी बन गया है तो आपको क्या कर देगा? तार देगा। तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो किसने कहा है? अग्गे जी ने कहा है। किसने? अग्गे जी ने। ठीक है, याद रख लेना, राहों का अन्वेषक, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषक किसने कहा है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो अग्गे जी ने कहा है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अगला है दोस्तों, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में। और यहां बात आई है दोस्तों, शमशेर, कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है शमशेर को, है ना। वैसे भी शेर आ रहा है, मतलब सबसे कवियों के कवि हैं, है ना। और आपको पता है दोस्तों, मैं एक बता दूं कि जब आप जंगल की बात करते हैं और जंगल का शेर देखते हैं तो शेर क्या करता है? कभी कभी अपने शिकार को क्या करता है? चूक जाता है। क्या करता है? चूक जाता है। और अभी कभी शेर से पूछना कि चूक गए, तो बोलेगा चूका भी नहीं हूं अभी, और भी देखेंगे हम, है ना। तो शेर कभी कभी शिकार चूक जाता है और उससे पूछोगे तो वो बोलेगा चूका भी नहीं हूं अभी। कौन? शेर। तो चूका भी नहीं हूं अभी, ये रचना किसकी होगी? शमशेर बहादुर की होगी। और इसे कब मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1977 में, क्योंकि साथ साथ दौड़ रहे थे शेर और शिकार, साथ दौड़ रहे थे शेर, चूक गया। तो चूका भी नहीं हूं अभी, है ना, साथ यानी 1977 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। शमशेर बहादुर की कृति है ना, चूका भी नहीं हूं अभी। बहुत ही प्रसिद्ध है,
पूछी जाती है आपके एग्जाम में। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, समय देवता कविता किसकी है? समय देवता, आपने बोला कि समय अच्छा नहीं चल रहा यार, समय ऐसा चल रहा है, समय वैसा चल रहा है, समय ये करवाता है, बोलते ना, तो समय के सामने गिर जा, समय के सामने गिर जा। तो समय देवता के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, समय के सामने गिरजा, ठीक है। तो समय देवता कविता किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की, गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। ये चीज याद रखनी ना है। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की एक रचना पहाड़ पर लालटेन, ये भी याद रखनी है ना। एक कंठ बिस्पाई, दुष्यंत कुमार जी की एक कंठ बिस्पाई है ना, ये भी आपको याद रखनी है। और समय देवता याद रखेंगे गिरजा कुमार माथुर जी की, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है? एक नीली आग। अब एक चीज बताना दोस्तों, जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति, तो फिर अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसकी अपन लकड़ी देते हैं ना, और उसकी जलाते हैं, तो क्या निकलती है? नीली आग निकलती है, नीली आग। जब मुक्ति मिल जाती व्यक्ति को और जलाते हैं तो नीली आग निकलती है। तो नीली आग रचना किसकी होगी? मुक्ति बोध की। किसकी? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। याद रख लेना है सभी लोगों को, है ना। और निराला को महाप्राण कहा जाता है, महाप्राण, ठीक है। निराला क्रांतिकारी कवि, ठीक है। निराला सबसे ज्यादा विरोध हुआ। और छंद मुक्त रचना, प्रथम छंद मुक्त रचना इनकी जूही की कली है ना, ये भी आपको याद रख लेनी। छायावाद के आधार स्तंभों में प्रमुख नाम है ना। तो अगला बताना है दोस्तों, कर्फ्यू नाटक के रचनाकार कौन है? 1972 की ये रचना है कर्फ्यू, है ना। और कर्फ्यू नाटक के रचनाकार कौन है? अभी कर्फ्यू लगा दोस्तों, कोरोना में कर्फ्यू लग गया, लोगों ने क्या नहीं कमा पाई? लक्ष्मी नहीं कमा पाई। क्या नहीं कमा पाई? लक्ष्मी। काय में? कर्फ्यू में। और कर्फ्यू कभी भी लगता है, लक्ष्मी नहीं कमा पाते लोग, तो लक्ष्मी नारायण लाल। कर्फ्यू नाटक किसका होगा? लक्ष्मी नारायण लाल। बोले लक्ष्मी, कर्फ्यू में लक्ष्मी नहीं कमा पाते, तो लक्ष्मी नारायण लाल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कल एक रचना अपन ने याद करी थी दोस्तों, कोर्ट मार्शल। कौन सी याद करी थी? कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट जाना है तो स्वदेश के कोर्ट जाना है, स्वदेश के कोर्ट जाना है। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। एक इनकी जो रचना पूछी जाती है मृग नयनी, है ना, मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा जी की, ये हमेशा पूछी जाती है। तो ये चीज भी याद रखनी है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी की है, तो ये भी याद रखेंगे। और कर्फ्यू तो है ही, कर्फ्यू में क्या नहीं कमा पाते? लक्ष्मी नहीं कमा पाते, तो लक्ष्मी नारायण लाल। अगला बताना दोस्तों, खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन है? खूबसूरत बहू नाग बोडस, बाल मुकुंद गुप्त, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप कभी बोलोगे कि खूबसूरत बहू को काय ने डस लिया? नांग ने डस लिया। चित्र में देखो, खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया। तो खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन होंगे? नांग बोडस। कौन होंगे? नांग बोडस। क्योंकि खूबसूरत बहू को किसने डस लिया? नांग ने, तो नांग बोडस, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। और एक जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है ना। अभिनीत नाटक माना जाता है, भारतेंदु जी ने इसमें अभिनय किया था, है ना। ये चीज भी आपको याद रख लेनी। और राजा लक्ष्मण से आप याद आता है दोस्तों कि इनने प्रजा हितैषी पत्र निकाला था 1955 में, है ना, 1855 में प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सेन, है ना। 1854 में जो आपका प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण आया था, है ना, ये चीज भी याद रखनी है। 1826 में तो आपका उदंत मार्तंड आया था, है ना। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर अपने 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपको कितने याद हुए हैं, है ना, कैसी ट्रिक लगी है, कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है वो भी आप बता सकते हो। और दोस्तों आपका जो चैलेंज प्रश्न है वो क्या है? प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? प्लेग की चुड़ैल, कल भी हमने याद करवाई थी रचना, है ना। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी रचना है? ये आपको चैलेंज प्रश्न दिया जाता है। हर व्यक्ति को चैलेंज स्वीकार करके कमेंट में लिखना है कि प्लेग की चुड़ैल के जो रचनाकार हैं वो कौन है। जितना आप लिखते हो, जितना अच्छा लगते हो, है ना, और इसके बारे में क्या जानते हो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जो जितना लिखता है
उसको उतना ही याद होता है दोस्तों। ठीक है, तो लिखा करें, है ना। और दोस्तों पिछले प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। और दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कई बार पूछी गई है ना। तो इसका काव्य रूप पूछा था, तो क्या है, ये आत्मकथा है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। साथ ही व्हाट्सएप से आपको जुड़ना है हिंदी साहित्य के, तो आपको सर्च करना है व्हाट्सएप पे 9098609291, इस पर मैसेज करना है और ऐड हो जाना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद,